नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में देश की कुल 102 सीटों पर मतदान होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुल 8 लोकसभा सीटें शामिल हैं। प्रथम चरण के मतदान के लिए बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन था। आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशियों ने पूरे लाव लश्कर के साथ जहां नामांकन भरा, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कुछ सीटों पर आखिरकार स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। पश्चिम यूपी की 8 सीटें रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और कैराना में मतदान होना है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम मंत्री वेस्टर्न यूपी में ताबड़तोड़ सभाएं करने में जुटे हैं। वही विपक्षी इंडिया गठबंधन में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। कहीं पर पार्टी के कार्यकर्ता तय प्रत्याशी का ही विरोध कर रहे हैं, तो कहीं पर टिकट पाने की रस्साकशी में प्रत्याशी ही तय नहीं हो पा रहे। चुनाव में किसका पलड़ा भारी है और किसकी कितनी तैयारी है, इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों पर एक नजर। विपक्ष अपने परिवार को बचाने के लिए अंतर्द्वंद उनके खेमे में देखा जा सकता है, जहां आज भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, चाहे वो टिकट को लेकर के हो, चाहे वो अलायंस को लेकर के हो। आज भी उनके यहाँ अंतर्विरोध की स्थिति बनी हुई है और कहीं न कहीं उनको अपनी आसन हार स्पष्ट नजर आ रही है, दिखाई दे रही है। इसलिए उनकी ये स्थिति, ये दयनीय स्थिति बनी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी गति से चुनावी समर में कूद चुकी है और यही कारण है कि 2024 में 400 पार का हमारा नारा फलीभूत होने जा रहा है। 370 पार अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से लोकसभा 2024 के चुनाव का प्रचार शुरू करने जा रहे हैं। उनके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन भी करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसा उन्होंने 2022 के चुनाव में भी किया था, जिसमें एक बहुत बड़ी जनसभा में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने एक मंच से ही रैली को संबोधित किया था और उनके फायर ब्रांड विधायक संगीत सोम जी चुनाव हार गए थे। इस प्रकार के चुनावी इवेंट से जनता को कोई लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार का चुनावी इवेंट देखते जनता थक चुकी है। जनता अब लगातार उनको चुन रही है जो उनके बीच रह के काम करते हैं, उनके मुद्दे को उछालते हैं और उनके मुद्दों पे काम करते हैं। चलिए ये समझने की कोशिश करेंगे जनता में अब किसकी पैठ ज्यादा है, किन की पहुंच बरकरार है और कौन इस चुनाव में आगे निकलता नजर आ रहा है। आज इस चुनाव पर इसी बैठक पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से रोहन जी जुड़ रहे हैं, अपर्णा दीक्षित बीजेपी से, जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी से और वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले अपर्णा जी, आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर तमाम दलों में सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी की हो रही है। कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन भरा, आपकी पार्टी के दिग्गज नेता उनके साथ आज नजर आए। जाहिर तौर पर यही सवाल उठ रहा है कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए कौन ज़्यादा तैयार दिख रहा है। क्या बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो तमाम दूसरे दलों से एक एक्स्ट्रा एज लेकर चल रही है? दूसरी बात यह है कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने शंखनाद किया है मथुरा की धरा से, जहाँ गोग्रस्त जन्मभूमि है, और जनता बेकरारी से इंतजार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से मतदान हो ताकि मैं भारतीय जनता पार्टी को मतदान करें और अच्छी से अच्छी पूरी सीटें आप आए। दूसरी बात ये कहेंगे, दूसरी की पार्टियों के बारे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव 365 दिन चुनाव करने के मूड में रहती है। हर एक कार्यकर्ता जमीन पर रहता है और अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। रही बात अन्य पार्टियों की, अन्य पार्टियों ने अभी कांग्रेस ने तो चुनाव प्रचार की भी शुरुआत की है और कहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अभी टिकट को लेकर ही उनका अभी कहीं ना कहीं मोड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपके उनका टिकट काट दिया और दिव्या रामपुर के टिकट को लेकर अभी काफी विवादास्पद बातें चल रही हैं। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कहाँ कौन लड़ेगा। तो ऐसे में जनता बहुत कंफ्यूज है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी के खेमे में लगातार ये विरोध चल तो रहा है, अंतर कलह चल तो रही है। इनकी अंतर कलह से पहले आप देखेंगे इनकी ताकत चल रही है, उसके बाद आजम खान जेल में है, वहां मिलने गए, वहां भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसी जो स्थिति बन रही है, इतनी कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं जनता को भी समझ में आ रही है कि अगर इतना विरोध करेंगे
तो पार्टी कैसे चलाएगी अपनी सियासत की। और जनता में अगर सरकार लाने की बात भी करेंगे तो जनता को सीधे तौर पर ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहती है और काम करती है। वहीं आप देखेंगे नरेंद्र मोदी लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, मन की बात करते हैं, अपनी विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान रखते हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो है ही खैर, लेकिन मैं इस बात पे आना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि 80 सीटों पर आपकी जीत का टारगेट है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो हर सीट पर एक अलग जातीय समीकरण है, आंकड़े अलग हैं। अगर बात करें जो प्रथम चरण में 8 सीटों पर जहां चुनाव होने जा रहा है, वहां अगर बीजेपी के आंकड़ों की बात करें तो आप 3 सीटों पर ही जीत पाए हैं 8 में से, और अगर बाकी की सीटों पर देखें तो आप किसी पे तीसरे तो किसी पे दूसरे नंबर पे है। तो 80 सीटों का जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, उसमें पश्चिम यूपी में क्या बीजेपी ये मान रही है कि एक चुनौती है? देखिए, हमारे जो घटक दल है जयंत चौधरी आजादी के साथ हमने अपना गठबंधन किया है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत पक्ष है हमारा और किसानों के बड़े नेता बोले जाते हैं। तो जो उनके साथ जो बातचीत की थी और वो जो हमारे साथ आ गए हैं तो उसका भी हमें काफी प्रभाव और उनकी भी अगर देखी जाए तो जनता में काफी पकड़ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आप देखेंगे कि लगातार बड़े बड़े नेता हैं जो नामांकन में जा रहे हैं, जनता को ये संदेश देने में कामयाब हो रहे हैं कि हम एक हैं और हमारे जो भी घटक दल हैं उनको भी ये मैसेज जा रहा है कि हम काफी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और जो भी पहले हम लोगों ने जिस तरीके से 2019 का चुनाव लड़ा था वैसे ही हम दोबारा से अपने आपको मजबूती से रख पाएंगे अपना पता। जी जितेंद्र जी, क्या तैयारी है? आज दिन भर इतना सस्पेंस रहा, नामांकन का आखिरी दिन था और जिस तरह से हम देख रहे हैं मुरादाबाद में जो हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी की बात को सच मान ले कि आधी अधूरी तैयारी है? समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है। विधानसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी जितेंद्र जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ऑडियो में कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक बार मैं चाहूंगा कि टीम चेक करे कि क्या समस्या है। नीरज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में जिन 8 सीटों पर मतदान होने जा रहा है, उसमें जो पिछले चुनाव हुए थे, अगर उन आंकड़ों को देखें तो जी जितेंद्र जी, आवाज नहीं आती है। जी बोलिए जितेंद्र जी, बोलिए। जी जितेंद्र जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? चलिए, लगता है कि कुछ समस्या है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, 8 सीटों पर जहां चुनाव होने वाला है, पिछले आंकड़े उठाकर देखें तो काफी दिलचस्प स्थिति नजर आती है। और अगर बात करें हम तो बसपा भी काफ़ी मजबूत पकड़ रखती है इन सीटों पर। तो क्या स्थिति देख रहे हैं अब? क्या इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है? क्योंकि अब ये गठबंधन बचा नहीं है, बसपा अलग हो चुकी है, आरएलडी बीजेपी में जा चुकी है और समाजवादी पार्टी में भी प्रत्याशियों के बीच ही आपसी खींचतान जारी है। किस तरह की स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, 14 के बाद 19 और 19 के बाद 24 का चुनाव भी मोदी के चेहरे पे ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और जहां स्थानीय प्रत्याशी भाजपा के हैं, अगर उनसे जनता थोड़ी बहुत नाराज भी है तो वो प्रत्याशी कोशिश ये कर रहे हैं कि मोदी और योगी की जोड़ी की किसी न किसी की या दोनों व्यक्ति की अगर जनसभाएं वहां लग जाती हैं तो वो लोकसभा सीट मोदी की गारंटी के रूप में मानते हैं, वहां के प्रत्याशी मान रहे हैं। जैसा कि भी हमारी भाजपा प्रवक्ता महोदय ने कहा कि जो जयंत चौधरी से नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, उससे जयंत से आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से बड़ा फायदा मिल सकता है उस क्षेत्र में। जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले इलेक्शन में सीटें कम मिली थी, इस बार निश्चित रूप से वहां ये जयंत के आ जाने से बढ़त मिल सकती है इनको, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन चूंकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, पूर्णतः नहीं कहा जा सकता। सबसे बड़ी चीज है कि समाजवादी पार्टी बहुत कंफ्यूज है। 1 घंटे पहले कोई प्रत्याशी होता है, हम रामपुर की बात कर ले, चाहे मुरादाबाद की बात कर ले, कहीं भी 1 घंटे बाद प्रत्याशी बदल जाता है, दिल्ली से आता है, फिर उसको चार्टर्ड प्लेन से भेजा जाता है, नामांकन कराया जाता है। तो जनता को भी दिखाई दे रहा है कि उस पे जरूर आऊंगा नीरज जी, लेकिन आपने जो आरएलडी और बीजेपी को लेकर बात की, मैं उस पर आना चाहूंगा। कौन किस में फायदा ढूंढ रहा है? बीजेपी आरएलडी में ढूंढ रही है, आरएलडी बीजेपी में ढूंढ रही है? क्योंकि अगर सिर्फ इन 8 सीटों की अगर बात कर ले पश्चिमी यूपी में, तो लगातार ग्राफ आरएलडी का गिरता ही रहा है। इनफैक्ट इनमें से सिर्फ एक सीट है जहां पर रालोद नजर भी आती है थोड़ा बहुत, तो मुजफ्फरनगर में जहां पिछली बार दूसरे नंबर पर थी। तो आरएलडी के साथ गठबंधन जरूर हुआ है, लेकिन इसका क्या इतना प्रभाव रहेगा जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सके? देखिए, नुकसान
आरएलडी को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसे अभी पहले बताया आपको, मोदी योगी की जो जोड़ी है वो जिस जनसभा कर रही है उस लोकसभा क्षेत्र में, निश्चित रूप से वो जोड़ी केवल एक ऐसी जोड़ी है आज की तारीख में जो हालात हो रहे हैं कि ये भीड़ को वोट में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, और निश्चित रूप से ये योगी और मोदी की जोड़ी वोट को कन्वर्ट भी करने में प्रयास कर रही है, और हो भी रहा है, ऐसा ही हो रहा है। और आरएलडी को भाजपा के आ जाने से साथ में आरएलडी को भी निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जी जितेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आ रही आवाज। जी जितेंद्र जी, मेरा यही सवाल था कि आज नामांकन के आखिरी दिन जिस तरह की ओहो की स्थिति बनती हुई दिखी कि प्रत्याशी आखिरी दिन में भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे, इन सब के बीच में क्या बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि तैयारी आधी अधूरी है, प्रथम चरण के जो मतदान है 19 अप्रैल को होने जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी बहुत लंबे वक्त से चल रही है। 2022 का चुनाव कंप्लीट होने के बाद बूथ स्तर पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। बूथ संगठन तैयार होने के बाद प्रति जनपद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समीक्षा बैठक करके संगठन को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करके उनको चुनावी मैदान में 1 साल पहले ही उतार दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छी तैयारी समाजवादी पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में अगर जी रही है तो वो जीती रहे। 3,42,00,000 वोट अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में 37.5% वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। इनको करीब 41% वोट मिला था। सिर्फ 4% वोटों का अंतर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में था। इस 3-4% वोट पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, और 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की असफलताएं हैं, जिसमें बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, देश महंगाई से जूझ रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी केवल प्रचार प्रसार और इवेंट मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। जनता पूछ रही है किसानों से जो वादा किया गया था उनकी आय दोगुनी का, वो पूरा क्यों नहीं हुआ? और जिन किसानों से कर्ज माफी की बात कही गई थी, न तो उनका कर्ज माफ हुआ और न ही उनको मुआवजा दिया गया, ना ही किसानों की एमएसपी लागू की गई। स्थिति ये है कि 10 साल में मोदी सरकार में 10 साल की सरकार में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिया। यह एनसीआरबी का आंकड़ा है, समाजवादी पार्टी का आंकड़ा नहीं। जितेंद्र जी, एजेंडे सेट हुए कि नहीं उस पर तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन प्रत्याशी ही तय नहीं हो पा रहे, इस पर ही सवाल उठ रहा है। प्रचार तो आप बाद में करेंगे। प्रत्याशी देखिए तय है। रुचि वीरा हमारी प्रत्याशी जो है मुरादाबाद की है, वो तय हो गया। शाम को सारी चीजें बिल्कुल फाइनली हो गई। हसन साहब तो कह रहे थे कि 30 तक तय होगा, 30 को पता चलेगा। नहीं, वो कंफर्मेशन है। पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा फरमान सुनाया। यहाँ लोकतंत्र है, हर आदमी अपनी बात रख सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने, प्रदेश नेतृत्व के सामने। वहाँ 2 लोगों की पार्टी छोड़ो, अमित शाह और मोदी जी पूरा पार्टी और आरएसएस को घेरे हुए हैं। जो फरमान सुना देंगे वही माना जाएगा। जिसका चाहेंगे उसका टिकट काटेंगे, जिसका चाहेंगे उसको टिकट दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की कमी है ना, तो इसलिए आरोप लगाना आसान है। आज ऐसी परिस्थिति क्यों आई? इनके सांसद जो टिकट मिले हैं वो टिकट वापस कर दे रहे हैं। हमसे 10-12 सांसदों को टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो सोचिए, डूबता हुआ नाव, डूबता हुआ जहाज भारतीय जनता पार्टी, जिस पर कोई भारतीय जनता पार्टी का ही नेता नहीं बैठना चाहता है, और ये 200 पार नहीं हो पा रहे, 400 की बात चिल्ला रहे। ये तो सिर्फ एक प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी मीडिया के जरिए, लेकिन इनकी सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। इनकी हाथ क्या है? किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर सब। चलिए ठीक है, अपर्णा जी जल्दी से आपसे जवाब लूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रोहन जी, भारतीय जनता पार्टी हराने जा रहे हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ या फिर अमित शाह पार्टी चला रहे हैं। आप जनता को भी अच्छी तरीके से मालूम है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप राजस्थान का भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पार्टी आपके परिवार वाली पार्टी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही परिवार है, उसका ही भला होता है आपकी पार्टी में। रही बात किसानों की, किसानों को डायरेक्ट किसान निधि दी जाती है, मेडिकल कॉलेज बनवाए गए, ठीक है, मुद्दे से भटक रहे। मैं रोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। इन 8 सीटों की बात करें जिनमें प्रथम चरण में मतदान होने वाला है, इनमें से 6 सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही है वोट प्रतिशत के मामले में। अब आप समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में है, तो क्या कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि इस गठबंधन से एक नया सूरज कांग्रेस का उगता हुआ दिखेगा हमें आने वाले चुनाव में?
अभिषेक जी, ये जो चुनाव है ये पुराने चुनावों की तरह नहीं है ना। ये सन 47 बार इस तरह का चुनाव ही नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह की तानाशाही नहीं आए कभी, न इस तरह का पागलपन छाया कभी समाज में। ये वक्त ही अलग है और चुनाव होगा, देखा जाएगा, बढ़िया अच्छा रिजल्ट आएगा। भाजपा के खिलाफ सिर्फ 36% पड़ता था वोट जब भाजपा अपने चरम पर थी, और नरेंद्र मोदी जी की हकीकत पूरा हिंदुस्तान समझता नहीं था। कुछ को लगता था कि 15 लाख खाते में मिलेगा, कुछ को लगता था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी की हकीकत सब जान गए हैं, उनका वसूली का बिजनेस जान गए हैं, उनका फिरौती का एक्सटॉर्शन का जो काम चल रहा है वो जान गए हैं, और पूरा भारत उनके खिलाफ वोट करेगा। इनको सब समझ में आ जाएगा, जितना लोग अलग गुमान में जी रहे हैं, पूरा इंडिया साइनिंग और जितना फेल गुड होता था ना, वही सब रिपीट होने जा रहा है। ये सत्ता से तो क्या ये मान रहे इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे है? आपके पास जनता को देने के लिए क्या है, ये भी तो एक सवाल है। नीतियां हैं, इनसे बेहतर नीतियां हैं, इनसे बेहतर करके दिखाया है 70 साल में। पूरे देश में जो कुछ बना, कहीं भी खड़े होके देख लीजिए, सब कांग्रेस का बनाया हुआ। सारे एम्स, सारे IIT, सारा सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय वंदे भारत की ट्रेन के पेंटिंग कराने के बाद और जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा किया क्या है? इनके पास कहने को ना कोई तर्क है, ना कुछ बयान है, सिर्फ ये झूठ बोलते। और मोदी जी मंच से कहते हैं कि झूठ बोलो, दिन भर झूठ बोलो, बार बार बोलो, तब तक बोलो जब तक कि हमारे भक्त समझ ना जाए। तो ये तो बात वही है ना। अभी तो जनता समझना शुरू करिए, इनको हरा के घर भेजेंगे। इसको सीधा उत्तर देना चाहूंगी मैं। मोदी जी पोलियो का 2 ड्राफ्ट नहीं कह रहे, विपक्ष की सरकार में जो पोलियो का 2 ड्राफ्ट दिए थे वही उसका फोटो लगवाए, उसका फोटो लगवाए, विदेशी बैठे ये क्या छपवा दिए? अगर हमारी क्या एक आदमी है, उसको आदत है कि हर जगह अपनी फोटो छपवा देता है। हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने की। पूरी कांग्रेस को साफ कर दिया है जनता ने। आपकी सोनिया गांधी चली गई, राजस्थान राज्यसभा बन के आपके उत्तर प्रदेश में आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। विदेशों में जब लोग कोविड का सर्टिफिकेट लेके गए, किसकी फोटो छपी है, तो लोग समझाते फिर रहे थे सारे एयरपोर्टों कि हमारे क्या एक आदमी है, उसकी आदत। चलिए ठीक है, फोटो छपवा देता है। ठीक है नीरज जी, आपके पास आना चाहूंगा। सभी ने अपने अगर कुछ करने के लिए बात कर रहे हैं तो पिछली बार नीरज जी, पिछली बार जब गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का और बसपा का, तो इसे एक बेमेल गठबंधन का था, उसका हश्र क्या हुआ वो भी हमने देख लिया है। इस बार जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन जो है, और भी अपने अन्य दल है, लेकिन पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर्स जो है अहम भूमिका निभाते हैं। तो क्या अब जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, मुस्लिम वोट्स, क्या वो मोबिलाइज होते और एकजुट होते नजर आएंगे इंडिया गठबंधन की तरफ? क्या इस बात की चिंता है बीजेपी को? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम जो मतदाता है वो भी मोदी की गारंटी में शामिल है, और जो योजनाएं हैं उनका सबसे ज्यादा फायदा भी उनको मिल रहा है, चाहे वो आवास हो, चाहे वो अपना। अभिषेक जी, एक मैं चीज पूछना चाहता हूँ कि महाराज जी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे हुए हैं क्या? अभी मैं पिछली मैं एक सवाल जवाब नहीं दे पाया था, तो इन्होंने जब पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ बयान जारी, एक सवाल में जवाब, अरे आप इंडिया गठबंधन तरफ आपने टिप्पणी करी थी, मैं आपको जवाब नहीं दिया था, मैं भूल गया था। एक मिनट रोहन जी, मैं आपके पास भी आ जाऊंगा, नीरज जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जैसे उन्होंने कहना है, फिर आइए वरिष्ठ पत्रकार के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप कुछ बोलेंगे तो मैं बिल्कुल रोकूंगा, बिल्कुल टिप्पणी करूंगा। चीजों में फायदा दिया है और उसका निश्चित रूप से फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से जयंत चौधरी का नाजायज फायदा है, उसके बाद काफी चीजें बदली हैं, वहां पर हालात दूसरे हैं, और इस तरह की कोई बात वहां नहीं लग रही है कि जनता भ्रमित है। जनता सब समझदार है, जनता समझ रही है। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, जिनकी न्याय यात्रा हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, वो कल कहते हैं कि आपने सिलेंडर के पैसे कम कर दिए, तो जो आदमी पैसा कम करेगा चिल्ला के बताएगा। आपकी सरकार में सिलेंडर सस्ता था, मोदी महाराज जी कितने रुपए सिलेंडर मिलता था? आपको भाजपा कार्यालय सिलेंडर जाता था क्या? 400 रुपए का सिलेंडर। एक सवाल लगातार उठ रहा है, नहीं ठीक है रोहन जी, यही सवाल आपसे भी है। नाकाम हो रहे हैं और हमको अरे क्या तर्क दे रहे हैं आप? जनता आपके साथ नहीं, जब तक महसूस नहीं हो रहा है।
कि आपके पास विधानसभा में 403 विधानसभा अरे, ठीक है, विधायक हैं। ठीक है, कुछ नहीं होता। ठीक है नीरज जी, आपने अपनी बात रख ली है। पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, अमेरिका में भी बन गई है, गए थे ना, अब की बार ट्रम्प सरकार करके आए थे तो सरकार बन गई है। ठीक है, एक मिनट नीरज जी, आपने अपनी बात रख ली, मैं पूछ लेता हूँ। मंडल अध्यक्ष आप बन जाइए, नियुक्त हो जाइए, पत्रकार मत रहिए, भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनिए और कहिए नहीं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के आपस में आप बहस करेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करने कोई मतलब नहीं है। रोहन जी, मेरा सिंपल सवाल आप ही से है, पीडीए का नारा जो है समाजवादी पार्टी देती है, मुस्लिम वोटर्स एक स्ट्रांग पॉइंट कांग्रेस का माना जाता है, अब आप दोनों गठबंधन में हैं, तो क्यों एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर्स जो है छिटकते रहे हैं, वे अभी तक तमाम चुनावों हम देखते रहे हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी आपको सफलता या समाजवादी पार्टी को जो है सफलता नहीं मिल रही, तो क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं है? देखिए, सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। 3 करोड़ 42 लाख वोट किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म का नहीं हो सकता, और समाजवादी पार्टी ने सबके लिए काम भी किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो भी माध्यम है, गलत रूप से प्रचारित करके बदनाम जरूर किया गया। मुख्यमंत्री जी सदन में आज भी नहीं बता पाए 46 में से 56 एसडीएम की सूची, 46 में 56, अरे 46 में 56 की सूची दे देते तो हम जान जाते भाई कि हमने कोई गलत नियुक्ति कर दी थी। केवल झूठ बार बार चिल्ला देने से वो सत्य नहीं हो जाएगा, ये लोग झूठा प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कांग्रेस के समय का 2 बूंद पोलियो ड्रॉप पीकर अब पूरी कांग्रेस के खिलाफ लगातार इतना जहरीला भाषण देते हैं। सोचिए ना, आज वैक्सीन का प्रचार कैसे हो रहा, मोदी जी का फोटो लगा के दर्शाया जा रहा कि मोदी जी नहीं होते तो देश की 140 करोड़ आवाम मर गई होती, 140 करोड़ आवाम जिंदगी नहीं रह पाती। इस तरह प्रचार तो कभी वैक्सीन का नहीं हुआ। ये चवन्नी जैसा निशान जो आपके दोनों तरफ बाहों पर होगा या जांग पर होगा या कहीं अन्यत्र जहां पर टीके लगते थे कहीं पर होगा चवन्नी जैसा निशान, टीके का तो किसकी सरकार का? जो मोदी भाजपा की सरकार, इससे पहले जो सरकारें रही, गैर भाजपा सरकारें, जो भी सेकुलर सरकारें रही या कांग्रेस की सरकार रही, उन सरकारों की व्यक्ति, उन सरकारों ने तो कभी प्रधानमंत्री का फोटो लगा के प्रचार नहीं किया। आज तो जितेंद्र जी, मेरा ये सवाल है कि दलितों को साथ लाने में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं आप? जब कह रहे हैं भ्रष्टाचार का मामला है, अभी रोहन जी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे थे, तो दलितों को, पिछड़ों को अपने साथ लाने में क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? जो एजेंडा आप लेकर जा रहे हैं बेरोजगारी का, वो जनता तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? देखिए, दलित भी बेरोजगार है, पिछड़ा भी बेरोजगार है। 6900 बच्चे लखनऊ में अभी भी अपनी 6900 नौकरी पाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो सोचिए, पिछले दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब सवर्णों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय कर रही है। तो अब सब में हमारा वोट है। अब 4% वोट सिर्फ बढ़ाना है, हम 10% वोट बढ़ाएंगे और 80 की 80 सीट ये हारेंगे। इन्होंने किया क्या है प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश में जो कुछ विकास है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम सपा सरकार का बनाया हुआ, एक मेट्रो चली 7 साल में अखिलेश यादव की चलाई हुई, मुख्यमंत्री भवन हो, लोक भवन हो, पुलिस मुख्यालय भवन हो, है आपका जलेश्वर मिश्र पार्क हो, क्या किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने? हमने 18 लाख लैपटॉप भी दिए, 5.5 लाख सरकारी नौकरी भी दी, क्या कर पाए? आप 2 से 3% वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पश्चिम यूपी में जाट नेता जो है आरएलडी अब वहां पे जा चुके हैं, बीजेपी के साथ जा चुके हैं, वहां पे एक बड़ी चुनौती आपके लिए खड़ी हो गई, उस पर क्या कहेंगे आप? 2 से 3% वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का इतना वोट प्रतिशत अकेले पार्टी के तौर पर नहीं था। अभी देखिएगा 45 से 50% हमारा वोट इंडिया गठबंधन का जाने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी की विधायक तय है, इसीलिए तो इतना बौखलाए, कभी नीतीश को तोड़ के ला रहे हैं, कभी शरद दादा की पार्टी 2 बार तोड़ रहे हैं, कभी उद्धव की पार्टी तोड़ रहे हैं, कभी हेमंत सोरेन को जेल भेज रहे हैं, कभी केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं। ये बौखला है, दिया अंतिम समय बहुत तेजी से जल रहा है। मोदी जी सत्ता से बाहर, ठीक है, अपर्णा जी से इस पे जवाब ले लेता हूँ। जांच भी होगी। ठीक है, अपर्णा जी, अगर आप कह रहे हैं कि 80 से 80 सीट आप जीत रहे हैं, बीजेपी बहुत मजबूत है, तो ऐसी क्या जरूरत है कि आपको हर दूसरे जो क्षेत्रीय दल है उनसे आपको गठबंधन करना पड़ रहा है, चाहे सुबह सपा हो, चाहे अपना दल हो और अब आरएलडी हो, तमाम दलों को आप अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप इतना कॉन्फिडेंट है तो फिर इतने गठबंधन की जरूरत क्या है? सीटों को बांटने की क्या जरूरत है? आप 80 सीटें पूरी अपने प्रत्याशी उतारिए। सबसे पहले तो मैं इन प्रवक्ताओं से सवाल का जवाब देना चाहूंगी। इन लोगों ने सवाल उठाए कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर, ठीक है। दूसरा इन्होंने सवाल उठाया जलेश्वर मिश्र को लेकर, रोजगार को लेकर। तो मैं बताना चाहूंगी, खिंचानी दिल्ली खंबा नौते वाली हरकतें मत कीजिए टीवी चैनलों पर। पहले आप पत्रकारों पर उंगली उठाते हैं, उसके बाद जलेश्वर मिश्र पर की आप बात कर रहे थे। आप बताओ, जलेश्वर मिश्र का
जो घोटाला हुआ था वो सब विदित सभी को मालूम है। रोजगार की बात कर रहे थे तो रोजगार सृजनकर्ता बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी 10 ने। साल से सरकार है, कितनों को जेल भेजा, आज नामांकन 1 घंटे बाद नोटिस, कितनों को जेल भेजा आपने, सिर्फ सवाल उठाने वालों को जेल भेजते, करते कुछ नहीं। आप प्लीज बीच में मत टोकिए, मैंने नहीं बोला था आप लोगों को बीच में बोलिए। एक बार भी नहीं बोला था मैंने किसी को बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार नहीं, अपर्णा जी आप बोलिए, जितेंद्र जी आपने बात रख दी है, सुन लीजिए। सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने एमएसएमई के माध्यम से 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लघु और सूक्ष्म उद्योग प्रदान कराए, जिससे लोगों को रोजगार, जिससे लोगों ने रोजगार दिया। अपर्णा जी समय बहुत सीमित है, गठबंधन वाले सवाल पे जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए। हेलो जी, मेरा जो सवाल था वो यही था कि 80 सीटों पर अगर बीजेपी कह रही है कि हमारे एजेंडे से और हमारे किए हुए कार्यों से जनता सहमत है, तो इतने तमाम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने की क्या जरूरत है और उनके साथ सीट बांटने की क्या जरूरत है? देखिए, इतनी बड़ी पार्टी है, गठबंधन करना, ये एक अपनी पार्टी को बड़ा बनाना और लोगों क्षेत्रीय घटकों से गठबंधन करना, ये तो जरूरी होता है चुनावों में, और जनता तक हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचे ये भी जरूरी होता है। जो हमारे क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ अगर गठबंधन करके चले तो हमें चुनावों में फायदा मिलता है। तो इसमें ऐसा कोई बड़ा हमने कोई बुरा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होगा। पश्चिमी यूपी की तमाम चर्चित सीटें जिन पर सभी की नजर है। 30 तारीख को आखिरी तारीख है नाम वापस लेने की और स्पष्ट हो जाएगा कुछ चेहरे जहां पर एक से ज्यादा नामांकन भरे गए हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी से वो कौन से चेहरे जो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है और जो तमाम एजेंडे तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा सेट किए जा रहे हैं उनका जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा, खैर वो तो नतीजों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। अब इंतजार रहेगा 19 अप्रैल का, जिस दिन प्रथम चरण के मतदान होंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।